प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है, जिसमें अभी आप लोगों को मिल रही है हिंदी की, जो हमारी सामान्य हिंदी होती है उसकी सभी वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, बिल्कुल फ्री। और इस वीडियो के अंतर्गत आपका जो हिंदी का जो कोर्स है पूरा कवर किया जाएगा, और ये प्रयास किया जाएगा कि जो आपका वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें आने वाले सभी क्वेश्चन आप लोगों के लगभग कवर हो जाए। ठीक है बच्चों, आओ शुरू करते हैं। बच्चों, आज है हमारा व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। व्याकरण किसी भी भाषा का पूरी तरह से विश्लेषण व विवेचन करना व्याकरण कहलाता है। किसी भी भाषा का पूरी तरह से विश्लेषण व विवेचन करना क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। देखो बात क्या है, व्याकरण वही है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई मनुष्य है, भले ही वो कितना सुंदर हो और उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे गहने नहीं है, और वो नहाया धोया नहीं है, तो क्या होगा, वो हमें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है जी। तो वही स्थिति भाषा की हो जाती है। जो हमारी भाषा है, अगर हमारी व्याकरण नहीं है, अगर हमारी व्याकरण सही तरीके से, सही प्रकार से भाषा में लागू नहीं है, तो हमारी भाषा भी ऐसे ही हो जाएगी जिस प्रकार वह मनुष्य। ठीक है जी। तो व्याकरण भी वही काम करती है, भाषा को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध पढ़ने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो वही काम है। किसी भी भाषा का पूरी तरह से विश्लेषण व विवेचन करना व्याकरण कहलाता है। व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। और व्याकरण के 3 अंग या भाग होते हैं। जो हमारी व्याकरण है उसके 3 अंग बोल दो या भाग बोल दो, एक ही बात है। होते हैं, कौन कौन से होते हैं जी? वे होते हैं वर्ण विचार, सबसे पहला होता है हमारा वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार का मतलब ये होता है कि हम इसमें वर्ण की बात करेंगे। वर्ण विचार के अंदर कहाँ की बात करेंगे? वर्ण की बात करेंगे। शब्द विचार के अंदर शब्दवाली, और वाक्य विचार के अंदर हम वाक्य विचार की बात करेंगे, वाक्यों की बात करेंगे। तो वर्ण विचार में क्या है, जो हमारी नंबर 1 जो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वह है हमारा वर्ण विचार। और वर्ण विचार में क्या है जी हमारा, इसके अंतर्गत हमें वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों के लिखने की विधि और उन्हें संयुक्त करने के नियमों की जानकारी मिलती है। देखो क्या क्या बात कही गई है, क्या क्या मिलता है वर्ण विचार के अंतर्गत हमें। इसके अंतर्गत हमें वर्णमाला, वर्णमाला का पता चलेगा, वर्णमाला क्या होती है हमारी, उसके बारे में जानकारी मिलेगी पूरी। दूसरी, वर्णों का उच्चारण, वर्णों का हमको जो वर्णमाला में हमारे जो वर्ण है उनका उच्चारण हमें कैसे करना है वो पूरी जानकारी मिलेगी हमें। वर्णों को लिखने की विधि, वर्ण लिखे कैसे जाते हैं उनका तरीका, और उन्हें संयुक्त करने के नियमों की जानकारी। एक वर्ण को दूसरे वर्ण से जोड़ना, तीसरे वर्ण से जोड़ना, जो जुड़ते हैं वर्ण, उनका रूल का भी हमें यहाँ, नियम का भी हमको पता चलता है। किसके अंतर्गत? वर्ण विचार के अंतर्गत। ठीक है जी। अब चलते हैं हम वर्ण पर। वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं हमारा वर्ण। वर्ण बोलते हैं, आपने वर्णमाला का नाम सुना होगा भाई, वर्णमाला का नाम तो सुना होगा आपने। ठीक है, तो उसी में हमारा वर्ण होता है। अब वो वर्ण क्या होता है देखते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी, महत्वपूर्ण व अनिवार्य इकाई है। भाषा तो हमारी बहुत बड़ी होती है ना, पर वर्ण क्या होता है, बहुत छोटी इकाई है और बहुत महत्वपूर्ण, अनिवार्य। क्योंकि भाषा पूरी जो डिपेंड है, जो जिस पर टिकी हुई है, वो वर्ण के ऊपर टिकी हुई है। अगर हमारा वर्ण नहीं होगा या वर्ण हमारा सही तरीके से नहीं होगा तो हमारी भाषा का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है जी। तो बात वही है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी, महत्वपूर्ण व अनिवार्य इकाई है। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। भाई जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। ध्वनि तो निकल रही है, आवाज़ ही तो आ रही है हमारे मुँह से। कोई शब्द थोड़ा भेज रहे हैं हम अपने मुंह से, हमारे मुंह से शब्द थोड़ा निकल रहे या वर्ण थोड़ा निकल रहे, हम तो ध्वनि निकाल सकते हैं भाई। जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है, ठीक है जी, वही क्या है, उस ध्वनि को जो हम लिखने का जो हमारा तरीका है, उसी ध्वनि को, उसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है, इन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं कि भाई इस ध्वनि के लिए ये चिन्ह, इस ध्वनि के लिए ये चिन्ह। ठीक है जी, जिन्हें वर्ण कहते हैं, जिन्हें वर्ण कहते हैं। राजा शब्द देखो भाई, एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं, राजा शब्द को देखते हैं। राजा शब्द में 2 अक्षर है,
अक्षर कितने, देखो कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों, वर्ण और अक्षर को हम एक चीज़ समझ लेते हैं, वर्ण और अक्षर, जबकि इन दोनों में अंतर होता है। वर्ण अलग चीज़ है और अक्षर अलग चीज़ है, ठीक है जी। वर्ण तो हमारा बिल्कुल मूल रूप हो गया, छोटे से छोटा रूप वर्ण होता है हमारा, और अक्षर क्या होता है, जब हम उसको पढ़ते हैं ना, जब हम उसको पढ़ते हैं वो छोटा रूप है, पर दोनों में अंतर होता है। अब देखते हैं अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। दो अक्षर रा और जा, भाई राजा में दो अक्षर होंगे, रा व जा, ये तो हो गए हमारे अक्षर। जबकि वर्ण कौन कौन से होंगे इसके अंतर्गत, र, यो हमारा रा नहीं आया, र नहीं आयो, यो बहुत जल्दी बोलना, र, आ, ज, आ, तो इसके अंतर्गत वर्ण कितने हो गए जी, हमारे 4 वर्ण हो गए, ठीक है जी। ये हमारे वर्ण है, ये क्या है, हमारे चारों के चारों वर्ण है, समझ में आएगा। अक्षर और वर्ण में ये अंतर होता है। अगर अक्षर की बात करते तो अक्षर 2 थे, अगर वर्ण की बात करते वर्ण कितने हमारे 4 है जी। इस बात में भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि अक्षर और वर्ण हमारा होता क्या है। और बच्चों फिर वही आप नोट्स बनाते रहे, और अगर किसी बच्चे की समझ में कोई बात नहीं आ रही तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, तो उसकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और हम जो ये हमारा हिंदी चल रहा है, हो सका आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी, हम बेसिक से चल रहे, बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं हम, इसमें बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे सब कुछ, ठीक है जी। अब चलते हैं, फिर आगे चलते हैं हम। वर्णमाला, सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सभी वर्णों के, अब बात हुई है वर्णमाला, भाई आपने फूलमाला का नाम तो सुना होगा, फूलों की माला वही वर्णों की माला। अगर हमारी जो फूलों की माला है उसमें हम अलग अलग तरह के फूल अगर उसके अंदर हम रख रहे हैं तो वो फूलों की माला होगी, क्रम से लगा रहे फूल, ठीक है जी। ऐसे ही वर्ण जो हमारे होते हैं उनको हमने, जो हमारे जितने भी वर्ण हमारे पास हैं 52 जो भी वगैरह है, उन वर्णों को हमने क्या किया, क्रम से लगाया, कौन सा कहाँ आया आना है, ठीक है जी। और जो क्रम से लगकर एक तरह की हमारी माला सी बन गई, माला ही समझ लो, या जो हमारा क्रम बन गया, एक जो हमारी सारणी बनी है, जो टेबल हमारी बनी है, उनको बोल दिया हमने वर्णमाला, ठीक है जी। देखो इसमें बोल रहे सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी उच्चारण के आधार पर 46 देखो भाई ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और ऊपर से भी आ सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हमारा, ये आपको नजर रखनी है। अब यहाँ देखो उसने बोला है कि वर्णमाला हिंदी उच्चारण के आधार पर 46 वर्ण, वर्ण कितने होते हैं उच्चारण के आधार, उच्चारण का मतलब होता है बोलने के आधार पर, पढ़ने के आधार पर, ठीक है जी। कितने होते हैं, 46 होते हैं। कौन कौन से, उनमें 11 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। आपने जब स्वर, जब आप पढ़ते होंगे ना, वर्णमाला पढ़ते होंगे कॉपी या किताब में अपनी, जो आपके पास किताब होगी छोटे बच्चों की, तो उसमें आपने देखा होगा 13 स्वर देखे होंगे, और नीचे जो है आपने 35 प्लस कुछ और भी है आपने वर्ण देखे होंगे, वो व्यंजन देखे होंगे। वो 13 स्वर नहीं होते, स्वर हमारे 11 ही होते हैं। तो हमने क्लियर कर दिया 46 हमारे पूरे वर्ण होंगे उच्चारण के आधार पर, उनमें 11 स्वर होंगे, 35 व्यंजन होंगे, ठीक है जी। और कभी कभी कहीं कहीं आप लोगों को ये 45 भी मिलेंगे, पर ये फिलहाल जो है आज के डेट में ये बिल्कुल सही है। अब चलते हैं जी। तथा लेखन के आधार पर कुल हमारे 52 है। लिखने के आधार पर कितने हैं जी हमारे पास वर्ण, वो 52 है। वो कौन कौन से हैं, 13 स्वर, वही जो मैंने आप लोगों को बताया, 35 व्यंजन 48 हो गए जी, और 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। इनका हम इन बातों, ये जितने भी है ना, इनका ही हम आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम सब कुछ आगे जो हमारा चलता रहेगा। इन्हीं के ऊपर अब जो हमारी वीडियो बनेगी वो डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्वर हमारा, अब स्वर शुरू होगा। स्वर हमारे कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हो गए जी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे हो गए 11 स्वर। अब बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये आप लोगों को नोट भी करना है कहीं, अंग और अ, ये हमारे इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं इसको, अंग को अनुस्वार बोलते हैं। और जो हमारा अ, इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं इसको, विसर्ग बोलते हैं। इसमें इसको अनुस्वार इसलिए बोलते हैं, मेरी बात सुन लो, अनुस्वार इसलिए बोलते हैं, अनु माने बाद में या पीछे, और स्वर माने स्वर। ये स्वर के बाद इस्तेमाल होता है। क्या होता है ये,
हमारा जो अनुस्वार इसलिए बोलते हैं स्वर के बाद ये इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया अनुस्वार। ठीक है जी। अब बात करेंगे विसर्ग। विसर्ग इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें जो है हमें बाद में ह की ध्वनि आती है, इससे काय की ध्वनि होती है ह की ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं विसर्ग। और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं अयोग वहा। इन दोनों को बोलते हैं मिलाकर अयोग वहा। अयोग वहा का मतलब ये होता है कि ना तो हमारे ये स्वर हैं और ना ही हमारे ये व्यंजन है, या यूं बोल दो ना तो पूरे स्वर हैं ना पूरे व्यंजन है, मिक्स है, दोनों की क्वालिटी इनके अंदर होती है, इसलिए इनको बोलते हैं अयोग वहा। यहाँ से भी आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। क्या दे देंगे आप लोग? ये दे देंगे, एक दो और दे देंगे और उससे आप लोगों को पूछ लेंगे कि भाई इनमें से कौन सा अयोग वहा है या कौन सा अयोग वहा नहीं है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करेंगे जी स्वर के भेद। जो हमारा स्वर है उसके भेद की बात करेंगे। उसके भेद कौन कौन से भेद है जी? उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। जो स्वर है उच्चारण के अनुसार, उच्चारण करने के अनुसार स्वर को हमने 3 भागों में बांटा है। और वो कौन कौन से भाग है जी? वो है हमारा फर्स्ट है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना है। ह्रस्व स्वर है, इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जो हमारे ह्रस्व स्वर होंगे, भाई क्या हुआ, जितने भी हमारे स्वर है उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया। और क्या हमारे 11 स्वर है ना, 11 स्वरों को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। और 3 कैटेगरी में बांटने के बाद जो सबसे पहला स्वर है ह्रस्व स्वर, उसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। कौन कौन से है वो? हमारे अ, इ, उ, री। देखो कितनी जल्दी बोलने जा रहे हैं, उच्चारण में बहुत कम समय लग रहा है। अ, इ, उ, री। ठीक है, अगले पे चलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब यह है कि इनमें जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं उनसे दुगना टाइम लगता है इनको बोलने के लिए। उच्चारण का मतलब बोलना, उच्चारण करने के लिए क्या होगा? 2 गुना समय लगता है। देखो उदाहरण कौन? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो दुगना समय लग रहा है, देख लो। ठीक है जी, ये इनका उच्चारण है। अब बात करते हैं हम नंबर 3 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होगा इन स्वरों के उच्चारण में जो हमारा ह्रस्व स्वर है पहले वाला, 3 गुना समय लगता है, जिससे उससे भी 3 गुना समय लगता है। और इसका जो इससे जो हम प्रकट करते हैं या डिनोट करते हैं वो चिन्ह है इसका, ये ऐसा चिन्ह होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ओ, ऐसा बोलते हैं ना, ओम ओम, तो ये है जी हमारा वो ओम। ठीक है, तो ये हमारे तीनों कैटेगरी होगी। ये थे हमारे कैटेगरी उच्चारण काल के आधार पर हमारी 3 कैटेगरी थी। अब हम थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे नोट करने वाली बात। नोट का मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अ, आ, अ, ये कंठ है। क्या है? हमारे कंठ है। कंठे का मतलब देखो मैं बताऊंगा आप लोगों को। वैसे तो मैं वर्ण और जितने स्वर्ण और व्यंजन है ना सबको एक जगह दिखा सकता था कि भाई ये कंठ है, ये तालव्य है। मैंने क्या किया, जो हमारे स्वर है वो स्वर को हमने स्वर वाले में दिखा दिया कि भाई इनमें से कौन सा, बोलने के आधार पर। हम जो बोलते हैं ना, जो ध्वनि निकालते हैं, और वो ध्वनि हमारी किस जगह से निकलती है, वो हमारे गले से निकल ली, वो हमारे तालु से निकल ली, वो हमारे मूर्धन्य से निकल ली, वो हमारे दांतों से निकल ली, वो हमारे ओष्ठ से निकल ली, वो हमारी नासिका से निकल ली। तो जितने भी हमारे पास ये व्यंजन है, जितने भी हमारे पास स्वर हैं, उनको कैटेगरी में बांटा गया अलग अलग। तो हम जो स्वर की बात कर रहे हैं यहाँ से, तो हम बताएंगे कौन सा स्वर कौन सी कैटेगरी में है। तो जो हमारा अ, आ, अ, ध्यान से देखेंगे, अ, आ, अ, कंठ। कंठ का मतलब होता है गले से, यहां से आवाज निकल ली, गले से। बोल के देख लो, अ, आ, अ, गले से आवाज निकलती है। तो इसको यो बांट दिया हमने, कंठे बोल दिया। इसको क्या बोल दिया? कंठे बोल दिया। अब चलते हैं अगले वाले पर। ई, 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 ध्यान से देखो, ई, ई, ये हमारा तालव्य। देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं से स्टार्ट होती है बच्चों के लिए। समझ में नहीं आता, कभी हमारी भी समझ में नहीं आता था। दिक्कत क्या है, ये तालव्य क्या होता है? देखो यहाँ देखो, ऐसे टच करो, ये हमारा जो अंगूठा टच हो रहा है ना ऊपर की तरफ,
ये हमारा तालु बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तालु। तो जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं किसका, ई और ई का, तो जीभ हमारी ई, हल्की सी ई। देखो आप बोल के जब देखोगे तो हमारी हल्की सी जीभ ऊपर टच हो रही, तो इसलिए इनका नाम रख दिया तालव्य। बस री 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 मूर्धन्य। अब मूर्धन्य का मतलब क्या होता है, मूर्धन्य का मतलब ये होता है, ये तो होगा हमारा, यहां से तो हमारा गला होगा पूरा, ये हमारा तालुव्य होगा, तालु। और अब क्या करेंगे हम, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तालु से जब अगली तरफ बढ़ेंगे हम यहाँ, ये जो हमारे मसूड़े हैं ना दांत के मसूड़े से थोड़ा ऊपर और तालु से थोड़ा आगे, मसूड़े के बीच में और तालु से थोड़ा आगे, तो इस जगह को बोलते हैं मूर्धा। इस जगह क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, री री, जीभ में हल्की सी झंझनाहट हो रही होगी, री, और कहाँ लग रही, देखो री, तो ये जहाँ भी लग रही है मूर्धा पे लग रही है, मूर्धा को टच कर रही है, इसलिए ये क्या होगा, हमारा नाम रख दिया मूर्धन्य। क्या नाम रख दिया, मूर्धन्य। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है जी। अगले पे चलते हैं, उ ऊ। अब होठ को देखो मेरे, उ ऊ उ ऊ, अब होठ से आवाज निकल रही है, उ ऊ, तो इसका नाम रख दिया ओष्ठे। क्या नाम रख दिया, ओष्ठ है। ये संस्कृत का शब्द है जी, ओष्ठ है। होठ को, होठ जो हमारा होता है उसको ओष्ठ बोलते हैं संस्कृत में, ओष्ठ। बस, और क्या है, ये संस्कृत के लफ्ज है जी सारे के सारे। अब आता है हमारे पास अंग। अंग ध्यान से देखो, नाक मुख निकल ली ना, अंग अंग। कभी कभी बोलते होंगे यार ये आदमी तो नाक मुख बोल रहा है ना, बोलते हैं ना, तो वही है ये नाक मुख बोलना, अंग। तो इसको नासिक के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नासिक के, क्योंकि नाक से आवाज निकल रही। अगला है हमारे पास ए ए, देखो गले में भी आवाज आ रही है, ए, और हल्की सी ए। तालु के पास जीभ जा रही, तालु को पूरा टच नहीं कर रही, पर तालु के पास जीभ जा रही है। वैसे तो गले से बोला जा रहा है, पर तालु के पास भी ए, तो इसलिए इसे दोनों का नाम देते हैं, कंठ और तालु, कंठ और तालु, ए। अगला है हमारा ओ औ, ओ। अब पहले सबसे पहले ओठ, ओ आओ, होठ ऊपर नीचे हो रहे ना, और आवाज कहाँ से आ रही, गले से, तो इसलिए इससे नाम दे दिया ओष्ठ और कंठ। ओष्ठ और कंठ। देखो बच्चों, मैं बताऊँ आप लोगों को, ये आप लोगों को बोल बोल के देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको ये याद भी करने पड़ेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है जी। नोट्स इसे अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे, और जब आप इसे नोट करेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस होगी और लिखने की आदत भी बनेगी आप लोगों को, और ये आप लोगों का जो आप सीखोगे वो आपका स्थायी रहेगा। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है जी हमारा व्यंजन। व्यंजन भाई, आपने वर्णमाला देखी होगी, ऊपर वाले को स्वर, भाई आपने अगर छोटे बच्चे की किताब देखी हो किसी की, ऊपर वाले स्वर नीचे वाले व्यंजन, तो क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। जो हमारे वर्ण हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो उनका जो उच्चारण होता है वो स्वर की सहायता से, यानी कि जो हमारे ऊपर स्वर है ना 11, वो उनकी हेल्प से उनका उच्चारण होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हम व्यंजन बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम उसका उच्चारण कैसे करते हैं। आपने देखा होगा क, ख, ग, घ, अंग, च, छ। अब बात वही आ रही है कि हमें स्वरों की मदद कहाँ पड़ रही है। मैं थोड़ा सा आप लोग यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, हम ये क बोल रहे, क क्या है हमारा, तो ये होगा हमारा क वर्ण जमा अ। अगर हम ये क पढ़ते हैं ना, क, तो ये इससे बना ये वर्ण है क, और ये अ, यानी कि इसको हम उच्चारण जब करते हैं, उच्चारण करने में किसकी मदद आ रही है, हम अ की मदद ले रहे हैं। भाई हम किसी, अगर हम व्यंजन का उच्चारण करें, क क्या है हमारा व्यंजन, और अगर हम क को देखते हैं तो ये क है हमारा क, और ये क अ, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमारा क बनता है। क्या बनता है, क। अब ध्यान रखो, क पूरा उच्चारण करने में किसकी मदद चाहिए हमको, अ की, और अ क्या है हमारा स्वर, अ का है हमारा स्वर। और वही बात कही गई परिभाषा में, क्या बोला गया, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। देखो स्वर की सहायता से उच्चारण हो रहा है, किसी को भी ले लो आप, च ले लो,
फिर च, तो ये हो जाएगा प्लस अ। ये आप हलंत देख रहे हैं ना, हलंत नीचे जो हलंत लगा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये वर्ण है। च क्या है? वर्ण है। ठीक है जी। पर हम इसको जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं च, तो अ की आवाज भी आती है बाद में। कहाँ की आवाज आती है? च, अ की आवाज आती है ना। तो यो अ क्या है हमारा? ये हमारा स्वर है। ये जितने भी व्यंजन है हमारे, वो बिना अ की मदद के बोले ही नहीं जानेंगे, उनमें बाद में अ की आवाज जरूर आएगी। ठीक है। तो वही बात कही गई कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। सीधी सीधी बात है, ये सबको पता है। ठीक है जी। और अब हम बात करेंगे, मैंने बताया भी था आपको स्वर व्यंजन के बारे में कि भाई कौन सा में कितना है। ठीक है। अब चलते हैं हम व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन जो हमारा आता है उसको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। और कैटेगरी कौन कौन सी है वो? सबसे पहली कैटेगरी है स्पर्श व्यंजन। सबसे पहली जो हमारा कैटेगरी है वो है स्पर्श व्यंजन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना। ठीक है जी। तो सीधी बात है, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह से निकलने वाली हवा उच्चारण के स्थान से स्पर्श करती हुई निकलती है। बात सीधी बात है, जब हम उच्चारण कर रहे हैं किसी वर्ण का, किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, और जो हवा हमारे मुंह से निकल रही है, वो गले से निकल रही है, वो तालू से निकल रही, वो मूर्धा से निकल रही, वो कहीं से भी निकल रही है हमारे मुंह से, अगर वो स्पर्श कर रही, हमें लग रहा है कि हाँ वो छू कर निकल रही, तो इस प्रकार के व्यंजन क्या बोले जाएंगे? उन्हें हम स्पर्श व्यंजन बोल लेंगे। और अब देख लो स्पर्श व्यंजन हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। ये वर्ण का नाम है, ये उच्चारण का स्थान है, कहाँ से उच्चारण हो रहा है, और ये शब्द है जी, और ये प्रकार। अब ध्यान रखो, क वर्ग के जितने भी होंगे, हमारा वर्ण है का नाम है क वर्ग, और कहाँ से उच्चारण होता है इनका? कंठ से। उच्चारण कहाँ होता है? कंठ से। अब देखते हैं कंठ से होता है नहीं होता है। बोलो, क, ख, ग, घ, अंग। कहाँ से निकल ली आवाज? गले से निकल ली सारी की सारी आवाज। ठीक है जी। तो इसलिए क्या, कहाँ से बोल लेंगे? उच्चारण का स्थान क्या है? कंठ है। कंठ है, और इसलिए प्रकार क्या बोला जाएगा इनको? कंठे। कौन से प्रकार के हो जाएंगे? ये कंठे प्रकार के हो जाएंगे। और एक बात और, ह, ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखना है इनको, इसको अलग से याद करना पड़ा, क्योंकि क वर्ग में नहीं है ह। हमने इसलिए सब ब्रैकेट में इसलिए डाला क्योंकि ये सब क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये सारे हमारे क वर्ग में है, पर ये ह हमारा क वर्ग में नहीं है। पर ये ह आवाज हमारी गले से ही आ रही, इसलिए इसको भी हमने यहीं डाल दिया। अलग ना दिखाने के, अलग दिखाते थोड़ा बड़ा हो जाता वीडियो, तो इसलिए हमने यहीं दिखा दिया। अब आप यहीं से बता देंगे आप लोगों को ह। ठीक है जी। तो ये भी हमारा क्या है? कंठ है जी। दूसरा होता है हमारा च वर्ग। च, 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 तालू पर टच कर रही जीभ हल्की सी, तालू हल्की सी गले से थोड़ा सा अगला हिस्सा जो होता है तालू है वो टच कर रही, तो ये हो गया हमारा च वर्ग। बोल के देखते हैं, च, छ, ज, झ, य। ये सारे के सारे हमारे कहाँ कर रहे हैं? तालू को टच कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम होगा तालव्य। और फिर यही य और श, य, देखो तालु पर जीभ जा रही, श, ये सब क्या है? ये दोनों भी हमारे तालव्य में आते हैं। ठीक है जी। ये आप लोगों को याद करने में, ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे आप लोगों को, पर ये आप लोगों को थोड़े से अलग थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है जी। और अब चलते हैं हम अपने ट वर्ग में। ट वर्ग में जितने भी उच्चारण होगा मूर्धा होगा। मूर्धा का मतलब यहाँ तालू सा और जो मसूड़ा हो रहा दांत का, यहाँ से हम उच्चारण करेंगे। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, हाँ, ये हो गया हमारा कंठ से, ये होगा हमारा तालू से, ये होगा हमारा मूर्धा से। ठीक है जी। मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, न, और फिर हो जाएगा अड, ढ। ये है हमारे अड, ढ। ठीक है जी। और इसमें एक और आ जाएगा हमारा जो कि ट वर्ग का नहीं है, ये हो जाएगा हमारा श। जीभ देखो, जीभ है टच होनी चाहिए, श। ठीक है जी। अब बात करेंगे हम अपने त वर्ग की। त वर्ग में क्या होता है? त, 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 दांत पर लग रही जीभ सीधी, त, 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 देखो लगा के देखना, त। तो ये होगा हमारा त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। तो दांत से टच हो रही सारी सारी। और इसमें अगर स भी हमारा दांत से टच होता है, इनको बोलते हैं दंत है। क्या बोलते हैं इनको? दंत है।
अब आता है हमारा प वर्ग। प वर्ग में हमारा कहाँ टच करता है, ओष्ठ, होठ को टच करता है। हवा जो है होठ को टच करके जा रही है हमें, ठीक है। और ये होता है प, फ, ब, भ, म, ठीक है जी। और ये इसका नाम होता है ओष्ठ है। कोई बात नहीं, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है जी। अब इसमें और छोटी सी बात है आप लोगों को नोट करनी पड़ेगी ये भी। इसमें कुछ ऐसे होते हैं मिक्स होते हैं, मिक्स क्या होते हैं, जैसे कि दंत और तालु, कुछ जो उच्चारण हो रहा है वो दांत से तालु मिक्स हो रहा है, या कहाँ से हो रहा है, वो दांत से होठ से मिक्स हो रहा है, तो वे भी है कुछ हमारे। जैसे र और ल, र और ल हमने लिखा दंतमूल, र र र, देखो र बोल कर देखो, जो दांत की जो जड़ है वहां जा रहा है र, और यानी कि दंतमूल पर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, र और ल देखो बोल को कहाँ जा रहा है, दांत की जो जड़ है, मूल का मतलब जड़। अगला हमारा वो हमारा क्या, दंतोष्ठ, दांत से और होष्ठ से दोनों से मिलाकर वो जड़ है। वो देखो दांत का भी इस्तेमाल हो रहा है, और क्योंकि हवा जो है दांत को भी टच कर रही है और होठ को भी टच कर रही है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा दंतोष्ठ। ये हमारा ये क्लियर हो गया। अगर आप किसी बच्चे की समझ में नहीं आया तो भाई वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। अब आता है अगला हमारा, ये क था हमारा, अब होता है ख। ख है हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का सा होने के कारण, कभी इन व्यंजनों में क्या लगा, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है, ना तो ये स्वर लग रहे पूरे, ना भी व्यंजन वाला उच्चारण हो रहा है, बीच का उच्चारण लगा कहीं ना कहीं। ऐसा लगा कि भाई ना तो ये स्वर है ना व्यंजन है, तो इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। भाई जीभ जो टच नहीं कर रही कहीं भी पूरी तरीके से, तो इसलिए इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन तो यहाँ से जरूरी बनता है, हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, हर बार हर एग्जाम में। तो ये हमारे होते हैं य र ल व, य र ल व, ठीक है जी। ये हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। अब बात करेंगे, देखो कुछ चीज़ें यहाँ भी मिल जाएगा, ये हमारा यहाँ भी है, तो ऐसा भी होगा। अब बात करेंगे हम उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, भैया उष्म का नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, उष्म का मतलब होता है गर्मी। उष्म व्यंजन गर्मी, सीधी बात है। जिस व्यंजन को बोलते समय, जब हम बोल रहे हैं हवा हमारे मुंह में रगड़ा खा रही, और रगड़ा खाने से गर्मी हमें लग रहा है कि उष्मा उत्पन्न हो रही, देखो थोड़ा आवाज़ ही होता है कि गर्मी पूरी तो उत्पन्न नहीं होने की, हल्के से लगता है कि हाँ भाई जब रगड़ होगी तो उष्मा उत्पन्न होने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम रख दिया उष्म व्यंजन। कभी देखने लगो कि यार ये तो गर्मी तो पैदा ही नहीं हो रही, कहाँ हो रही गर्मी, अरे गर्मी कहीं पैदा नहीं होती, हल्का सा आभास हो भाई, ठीक है कभी। तो ये हो गया हमारा उष्म व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से हवा के रगड़ खाने से उष्मा पैदा होती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। ये चार है। श, देखो बोल कर देखो, श, स और स और ह, रगड़ा ले रही हवा, ऐसा लग रहा है कि हवा का थोड़ा सा रगड़ा लग रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो सीख जाओगे धीरे धीरे, प्रैक्टिस ही इसका इसका इलाज ही कुछ नहीं आया, रल जाओगे नहीं तो आप धोखा लगेगा, बार बार कन्फ्यूज रहोगे, प्रैक्टिस ही बार बार करनी पड़ेगी आप लोगों को। फिर है जी एक संयुक्त व्यंजन। ये जो संयुक्त व्यंजन है ये इसका पार्ट नहीं है, इसके सिर्फ तीन ही पार्ट थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, ये अलग से है संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त का मतलब होता है बच्चों, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ। इसका मतलब इसमें सीधी बात है, दो वर्ण आपस में जुड़े हुए हैं भाई, ये वर्ण दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये भी चार है हमारे, कौन कौन से, य, श, त्र, ज, श्र। अब देखो जो हमारा श ना, श, यो इसमें क वर्ण है और यो श वर्ण है, यानी कि श वर्ण, दो वर्ण मिले हुए हैं। और ये हमारा य, इसके अंदर ज है और ये है, और यह है त्र, तह, रह, और स्रग है, शह और रह, ठीक है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, हर बार क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, अच्छी तरह वीडियो को देखना है, सुनना है और पढ़ना है, ठीक है बच्चों। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।